हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज है 14 सितंबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेंगे जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है। आज की हमारी जो करंट अफेयर्स होंगे, यहाँ पे 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे फटाफट रिवीजन के माध्यम से। और एक दिन में 20 करंट अफेयर्स अपने आप में सफिशिएंट होती हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन मोस्ट जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एक दिन में सिर्फ 15 से 20 ही करंट अफेयर्स होती हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी करंट अफेयर्स पे चलते हैं और आज की हमारी जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। तो अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हमारी यहाँ पे एमपीपीएससी के लिए भी सीरीज चल रही है, तो एमपीपीएससी के लिए भी वीडियो बन रही है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी जाके देख सकते हैं। आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा मतलब कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डे की बात कर रही है तो लद्दाख में बनने जा रहा है। जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, वहां पे लद्दाख में भारत का या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनने जा रहा है। अगर हम इसके फैक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो लद्दाख के न्यूमा में, कहां पे है लद्दाख में भी, कहां पे है तो न्यूमा में है, एक न्यूमा है जगह का नाम। तो लद्दाख के न्यूमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। और लद्दाख में यह कितना होगा तो 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित होगा। यह दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र भी होगा, क्योंकि लद्दाख में एयरफील्ड के निर्माण में उत्तरी सीमाओं पर भारतीय वायुसेना है, उसका क्षमताएं भी मजबूत होगी। तो आप देख सकते हो कि जो लद्दाख है भारत का क्षेत्र, वो दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, लड़ाकू हवाई अड्डा बनने जा रहा है। और 13,000 फीट की ऊंचाई पर, कितना 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनने जा रहा है। और अगर जगह की बात किया तो न्यूमा उस जगह का नाम है। अगर बात किया किस क्षेत्र के लिए, तो एयरफील्ड के निर्माण के लिए उत्तरी सीमाओं को भारतीय वायुसेना में इसको क्षमताएं मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लद्दाख कितना अपने आप में इंपोर्टेंट हो गया है। और लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख को चीन के द्वारा सटा हुआ क्षेत्र और काफी ज्यादा झड़पे भी वहां पे विवाद देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा लद्दाख क्षेत्र इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने मोब लिचिंग, याद रखिएगा, मोब लिचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है? जो मोब लिचिंग योजना है, उस जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके मुआवजा के लिए योजना को मंजूरी दे दी है। अगर कैबिनेट की बात किया तो मध्य प्रदेश, जो एमपी की सरकार है, एमनेट की कैबिनेट है, उसने मोब लिचिंग पीड़ित जो मुआवजा योजना है उसको मंजूरी दे दी है। अगर इसकी फैक्ट की बात करें तो मोब लिचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होगी जिसमें धर्म, जाति और भाषा या किसी अन्य वजह से होती है। याद रखिएगा, जो मॉब लिचिंग है वो धर्म, जाति, भाषा किसी अन्य वजह से हुई हो, उस घटनाओं को सारे पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। मॉब लिचिंग की पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। यदि मॉब लिचिंग में पीड़ित की मौत हो जाती है, याद रखिएगा, अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख मुआवजा मिलेगा। कितना? 10 लाख का मुआवजा मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर बात किया तो घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज 4 से 6 लाख है। उस स्थिति के बारे में, घायलों के पीड़ित के बारे में पता लगेगा कितना मुआवजा उनको मिल रहा है। लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख का मुआवजा मिलेगा मॉब लिचिंग के मामले में। और मध्य प्रदेश सरकार ने योजना चालू की है, तो इंपोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा और डिजिटलीकरण, याद रखिएगा, एनर्जी, ऊर्जा और डिजिटलीकरण, साथ में निवेश के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आप लोगों को पता हुआ G20 की भी बैठक हुई थी, इंपोर्टेंट बैठक थी। इस पे मैंने G20 के लिए पैसिफिक जो मुख्य बातें थी और मुख्य जो अंश थे उस पर एक वीडियो बनाई थी पैसिफिक। अभी तक आप लोग नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है, आप उसको जाके देखिएगा। अगर ऊर्जा और डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौता की बात की है तो भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता हुए हैं। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा, डिजिटलीकरण, निवेश के क्षेत्र में समझौता किए हैं। अगर इसके फैक्ट की बात की जाए तो भारत और सऊदी अरब के बीच में ऊर्जा, डिजिटलीकरण, निवेश सहित कई 8 क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। इस समझौते में दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और सुदृढ़ करने में भी काफी मदद मिलेगी। बात की जाए भारत की और सऊदी अरब की, तो भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार, याद रखिएगा, भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा भागीदार भी, व्यापारिक भागीदार है। अगर बात किया है भारत के मामले में तो सऊदी अरब चौथा व्यापारिक भागीदार है और सऊदी अरब के मामले में तो भारत दूसरा व्यापार भागीदार है। तो दोनों बातों को आप लोगों को समझ के चलना है, जिससे कि एग्जाम में महत्वपूर्ण हो। आज के एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में, याद रखिएगा, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? 13,000 इन्होंने रन बनाए और इन्हें सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली बने हुए। कौन? विराट कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज
13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगर इनकी फैक्ट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली ने। विराट कोहली का जो वनडे में 47वां शतक था वो सचिन तेंदुलकर ने 49वें शतक से कम में लगाया था। विराट कोहली ने यह उपलब्धि एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में हुए मैच में हासिल की है। याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी आ सकता है कि किस इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, किस क्षेत्र से जो मैच हुआ था उसमें, तो एशिया कप 2023 में। और किसके बीच लड़ा गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और कहां पे किया गया था? कोलंबो में किया गया था। विराट कोहली ने सिर्फ 277 पारियों में 13,000 रन बना लिए हैं, साथ ही वनडे में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए। याद रखिएगा, तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने 49वें शतक में बनाया था और विराट कोहली ने 47वें शतक में अपना 13,000 रन बना के रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स, क्या क्वेश्चन है? रिलायंस रिटेल वेंचर्स में केकेआर कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? याद रखिएगा, जो केकेआर है वो केकेआर कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स में? तो 2,069.50 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। कितना? 2,069.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कौन करेगी? केकेआर करेगी। रिलायंस रिटेल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.42% के लिए 2,000 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला लिया हुआ है केकेआर ने। उसने हिस्सेदारी की बात की है तो मौजूदा हिस्सेदारी 1.17% से बढ़ाकर 1.42% हो जाएगी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स में अब 0.25% से अधिक हिस्सेदारी की मालिक हो जाएगी अब केकेआर। तो आप ये साथ समझिएगा, रिलायंस रिटेल वेंचर्स की कभी भी बात आ जाती है तो उसको केकेआर से संबंध में याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम, बहुत इंपोर्टेंट प्रोग्राम हुआ है। 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया हुआ है। इंपोर्टेंट ये नहीं है किसने लॉन्च किया हुआ है, इंपोर्टेंट ये है जो इसमें फैक्ट में बातें हैं। फैक्ट में बातें क्या है? तो इस प्रोग्राम के तहत देश भर में, पूरे भारत में 37 वैज्ञानिकों को, 37 साइंटिस्ट को औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं की उपलब्धि में प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 1 वीक 1 लैब अभियान के तहत लगातार हफ्तों में CSIR के प्रत्येक प्रयोगशाला भारत के लोगों के लिए अपने अद्वितीय नवाचार, जो नए नए नवाचार होते हैं, टेक्नोलॉजी साथ ही उनकी तकनीकों को प्रदर्शित करना होगा। तो आप देख सकते हो 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम का वैज्ञानिक और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है और मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है ICICI के बैंक के जो MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, वो भी RBI के द्वारा। ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। संदीप बख्शी को यहाँ पे पुनः नियुक्त किया गया है। किसको? संदीप बख्शी को। अगर फैक्ट की बात करें संदीप बख्शी के बारे में, तो संदीप बख्शी को 15 अक्टूबर 2018 में ICICI बैंक का नेतृत्व कर रहे थे और इससे पहले उन्होंने पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में कार्य भी किया था। तो याद रखिएगा, तो RBI से संबंध में अगर क्वेश्चन आता है तो ICICI बैंक को आप उसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केलगनार, कौन सा है? कलेगनार मगलीर उरिमाई थोगई थिट्टम पहल शुरू की है? कौन सी पहल है? बहुत बड़ा नाम है। कलेगनार मगलीर उरिमाई थोगई थिट्टम पहल शुरू की है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है और इस पहल की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु सरकार ने क्या पहल की है, इसके उद्देश्य की बात करते हैं थोड़ा सा। यह योजना 1.06 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के लाभ होगा और अपने परिवारों की मुखिया के रूप में जाना जाएगा। इस योजना के तहत जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको मासिक रूप से 1,000 रुपए राशि होगी, वो बैंक खातों में सीधी ट्रांसफर की जाएगी। कैसे माध्यम से? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने जो कलेगनार मगलीर उरुमाई थोगई थिट्टम पहल शुरू की है वो महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए पहल शुरू की गई है। और इंपोर्टेंट है, वुमेन के लिए क्या होगा कि जो मुखिया होगी वो उनको 1,000 रुपए डेली, मतलब सॉरी हर मासिक माह में उनको राशि जो होगी बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जाएगी और जो पात्र महिला होगी उन्हीं के खाते में। तो यहाँ पे अगर महिलाओं की बात किया तो 1.06 करोड़ से अधिक जो परिवार होंगे उनकी महिलाओं को यहाँ पे राशि मिलने वाली है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भारत और किस देश ने फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? कौन से? फाइनेंसिंग, भारत और ब्रिटेन के द्वारा। किसके? भारत और ब्रिटेन। याद रखिएगा, G20 की बैठक हुई थी, अभी प्रधानमंत्री आए थे, बहुत इंपोर्टेंट बैठक हुई थी। उसके बारे में मैंने स्पेसिफिक पूरी वीडियो बनाई है, उसको आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा। जो मुख्य अंश के सार है मैंने उस पर
पूरी बात की है। तो भारत और ब्रिटेन ने फाइनेंसिंग ब्रिज के रूप में शुभारंभ किया है। अगर इसकी फैक्ट की बात करें तो भारत और ब्रिटेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया हुआ है। कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान की गई है। भारत और ब्रिटेन दोनों को GIFT IFSC वित्तीय सेवाओं और निवेश को गतिविधि बढ़ावा देने में उम्मीद मिलेगी। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो वित्तीय सेवाएं हैं, उनको निवेश है, उनको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया हुआ है। तो फाइनेंसिंग ब्रिज का अगर नाम आता है तो भारत और ब्रिटेन को जोड़ के आप क्वेश्चन पे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो ICCI पुरुष ODI है उसमें शीर्ष हासिल कर लिया है। जो ऑस्ट्रेलिया है उसने IIC पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई है और ब्लॉम फाउंटेन में दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की जीत ने उन्हें ICCI पुरुष वनडे में रैंकिंग 1 हासिल स्थान दिला दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा वनडे 123 रनों से जीता हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इस जीत में ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष वनडे टीम को 121 अंक प्राप्त हुए थे। ये भी आपको याद रखना है कि ICCI पुरुष ODI में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा है। अब यहाँ वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स होगी यहाँ पे हम वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ये भी हमारी करंट अफेयर्स ही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश को स्वीकृति दी है? यहाँ पे विदेशी फॉरेन जो निवेश है उसको स्वीकृति दी गई है। तो 9,589 करोड़ रुपए को यहाँ ने मंजूरी दी हुई है। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? याद रखिएगा, एशिया कप की बात की जा रही है। एशिया जो कप है उसमें सबसे अधिक विकेट लेने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक जो विकेट हैं लिए हुए हैं एशिया कप में। ठीक है। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र सरकार ने अपने नाम इन्होंने कर लिया है। ठीक है। इंपोर्टेंट बातें हैं उसी पे हम बात करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहती है। अभी तक आप लोग चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो से आप नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में शेयर करना ना भूलें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेस्ट से बेस्ट वीडियो और बनाने की मुझे मदद मिलेगी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? जो स्पिनर हैं तो कुलदीप यादव बने हैं। इन्होंने भारतीय स्पिनर के रूप में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज मतलब कि 150 विकेट इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। वाराणसी की आप मुझे 2 बातें कमेंट बताइएगा। वाराणसी के उत्तर प्रदेश के CM कौन है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल कौन है? आप मुझे ये बात कमेंट में बताइएगा। तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक की बात है वाराणसी में की गई है, उत्तर प्रदेश में। उड़ीसा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है, एशियाई खेल में जो भाग लेंगे उनके लिए 10 लाख रुपए तक की इन्होंने राशि की जो है वो वित्तीय सहायता की प्रदान की है। एग्जाम में आ सकता है कि सरकार ने एशियाई खेलों के लिए राज्य में जो व्यक्ति हैं उनके लिए दी है घोषणा 10 लाख रुपए की, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। आज के हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी विमान निर्माता कंपनी है जिन्होंने भारतीय वायुसेना को C-2095 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी? याद रखिएगा C-295 जो विमान है उसकी डिलीवरी मंजूरी कर दी है। तो याद रखिएगा एयरबस ने, किसने? एयरबस के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और अब वो विमान की यहाँ पे डिलीवरी चालू हो जाएगी। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही था। वीडियो में लगा बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो में नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।